जय हिंद एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी एग्ज़ाम अड्डा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं कैडेट अंडर ऑफिसर शिवम शुक्ला 89 यूपी बटालियन एनसीसी बीएचयू वाराणसी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट से। दोस्तों, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है समाज सेवा से जैसे आप क्या समझते हैं, समाज सेवा को परिभाषित करें या एनसीसी कैडेट्स द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्य कौन कौन से होते हैं, सामुदायिक विकास से आप क्या समझते हैं, रक्तदान क्या है या इसके लाभ कैसे हो सकते हैं, अथवा एचआईवी को फैलने से कैसे रोका जा सकता है, इसके इलाज के लिए कोई उपाय है नहीं है क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, आप स्किप मत करिएगा दोस्तों, आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है ये हमारा वीडियो। और इस वीडियो से ही आपको आपके एनसीसी ए बी व सी सर्टिफिकेट में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सोशल अवेयरनेस जो है, इसके अंतर्गत आपसे लगभग 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है आपसे। तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, तो आप यहाँ से मतलब कहीं स्किप मत करिएगा, आप इसको देखते रहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम चलिए आपके जो है टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपका ये जो चैप्टर है इसका पहला नाम ही यही है कि सोशल अवेयरनेस, ठीक है। सामाजिक जागरूकता के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समाज क्या होता है या जो है समाज सेवा क्या होती है, क्या मतलब इसे किसे कहते हैं या इसको परिभाषित करें। तो हम आपसे बताएं कि आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि समाज सेवा किसे कहते हैं या समाज सेवा को परिभाषित करें। तो आप एकदम शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, सबसे छोटा और सरलतम जिसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे समाज के हित में की जाने वाली निस्वार्थ सेवा को समाज सेवा कहते हैं। हाँ दोस्तों, निस्वार्थ सेवा मतलब जिसमें आप कोई किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ न जुड़ा हो, ठीक है। चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है एनसीसी में समाज सेवा के लक्ष्य एवं उद्देश्य को परिभाषित करें। दोस्तों, ये 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एनसीसी में समाज सेवा के लक्ष्य एवं उद्देश्य यानी इसका समाज सेवा का क्या उद्देश्य होता है, ठीक है, उसको जानने के लिए। तो उसका आंसर आप लिखेंगे कैडेट्स को श्रम की गरिमा समझाना, ठीक है। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, कैडेट्स को श्रम की गरिमा समझाना, यानी आप कितना परिश्रम करते हैं उसकी क्या गरिमा होती है, उन चीज़ों को बताना, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कैडेट्स को रचनात्मक कार्यों के प्रति जागरूक करना, ठीक है दोस्तों। कौन से कार्यों के प्रति? रचनात्मक कार्यों के प्रति जागरूक करना। उसके बाद आप जो है निस्वार्थ सेवा की भावना उत्पन्न करना, ठीक है, जिसमें कोई भी स्वार्थ न जुड़ा हो। उसके बाद है आपका अगला है टीम भावना का विकास करना। अगला पॉइंट आप लिख देंगे सहवर्ग की भावना पैदा करना, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है कैडेट्स में समाज सेवा से क्या लाभ हैं, ठीक है। या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एनसीसी कैडेट्स में समाज सेवा का क्या लाभ होता है, ठीक है। तो आप उसके आंसर में लिखेंगे कि कैडेट्स के हृदय में परोपकार, त्याग, उदारता व दया का प्रादुर्भाव होगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप जानते हो जब आप निस्वार्थ भाव से जो है समाज की सेवा करोगे तो डेफिनेटली जो है आपके मन में क्या होगा, आपके हृदय में परोपकार की भावना जगेगी, त्याग की भावना जगेगी, उदारता यानी दया इत्यादि की भावनाएं जो है आपको अच्छा प्रेरित करेंगे, ठीक है दोस्तों। आपका अगला पॉइंट आप लिख देंगे कैडेट्स का नैतिक स्तर उन्नत होगा, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं स्वार्थ की भावनाओं से ऊपर उठकर मनुष्यत्व की ओर अग्रसर होना, ठीक है। यानी स्वार्थ से बिल्कुल हट करके जो है आपको एक अच्छे मनुष्य, अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। इससे ऐसा ही फायदा होता है किससे? समाज सेवा से, ठीक है। जो है अगला पॉइंट आप लिख देंगे मातृत्व की भावना जागृत होती है। और सबसे लास्ट पॉइंट आप लिख देंगे नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनजीओ से आप क्या समझते हैं या समाज के लिए इनका क्या योगदान है। यानी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी गैर सरकारी संस्था, ठीक है, इससे आप क्या समझते हो या समाज के लिए जो है इनका क्या योगदान है, समाज में क्या क्या ये जो है कार्य करते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर आपसे जो है कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसके आंसर में लिखेंगे सबसे, क्योंकि आप जानते हैं इसको पॉइंट वाइज ही लिखेंगे तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख देंगे यह एक गैर सरकारी संस्था है। कैसी संस्था है दोस्तों? गैर सरकारी, यानी गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज नहीं करती है, इसको कोई फंड जो है गवर्नमेंट नहीं देती है, ठीक है। उसके बाद क्या है अगला पॉइंट है इसके माध्यम से कुछ लोग समिति बनाकर गरीब तबकों के लिए विकास की योजना बनाते हैं और क्रियान्वित करते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब हम देखते हैं कि इसके जो है
योगदान क्या है, क्या मतलब कि समाज के लिए जो है इनका योगदान क्या है, किनका, एनजीओज का। ठीक है, तो समाज के लिए एनजीओज का योगदान जो है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देखिए समाज के लिए जो है एनजीओज का योगदान ये है कि सबसे पहले बच्चों की देखभाल करना, ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, फिर पोलियो का उन्मूलन, दहेज विरोधी कार्यक्रम चलाकर यानी जागरूक करके लोगों को, और क्या, कुष्ठ रोग विरोधी कार्यक्रम चला करके। ठीक है, इसके साथ ही जो है स्कूली शिक्षा की सुविधा प्रदान करके। ठीक है, इसके बाद जागरूकता अभियान चला के, फिर सामुदायिक विकास के लिए कार्यक्रम चला के, और परिवार नियोजन का कार्यक्रम चला के, यानी लोगों को जागरूक करके। ठीक है दोस्तों, चलिए आपके अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, आपके अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं परिवार नियोजन अथवा जनसंख्या समाधान नियंत्रण के उपाय की विवेचना करें। ठीक है दोस्तों, ये आपसे जो है 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जो है लिख लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो क्या कह रहा है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं परिवार नियोजन अथवा जनसंख्या समाधान नियंत्रण के उपाय की विवेचना करें। तो सबसे पहले आप कारण में लिख दें क्या क्या कारण है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है, कारण ये है कि अशिक्षा, यानी जो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको ये वो नहीं है कि नहीं जनसंख्या वृद्धि होगी तो इससे क्या क्या हानियाँ होंगी। ठीक है, उसके बाद बाल विवाह, जब कम उम्र में ही आप मतलब शादियां हो जाती है लोगों की, तो उसमें क्या होता है कि उनके पास जो सोचने और समझने की जो क्षमता होती है राष्ट्रहित में, वो नहीं विकसित हो पाती है। ठीक है, इसलिए जो है यह भी अच्छा नहीं है। बहुविवाह यानी एकाधिक विवाह, ठीक है, एक से अधिक विवाह करना, यह भी जो है जनसंख्या वृद्धि का कारण है। ठीक है, गरीबी और मनोरंजन के साधनों में कमी होना। ठीक है दोस्तों, और क्या है, गर्म जलवायु का होना, रूढ़िवादिता, पुत्र की अनिवार्यता, जैसे आज ये बहुत ही गंदी प्रथा चल रही है, वो गंदी प्रथा ये है कि आज के समय में जो है लोग पुत्री नहीं चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ क्या है, एक कारण यह भी है, जनसंख्या वृद्धि का एक कारण कौन सा है, पुत्र की अनिवार्यता, यानी लोगों को जो है पुत्र ही चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि भाई पुत्र चाहिए तुम्हें, पुत्री नहीं चाहिए, ये नहीं सोचे कि इससे आगे वंश की वृद्धि होगी या नहीं होगी। ठीक है, खैर ये उनका मैटर है, गवर्नमेंट का मैटर है, हमारा आपका क्या है इसमें। खैर हम बढ़ते हैं अपने अगले जो है, इसके बाद क्या है, संतति निरोधक सुविधाओं का कम प्रचार प्रसार होना, यानी जो है संतति निरोधक चीज़ों की जो है बारे में लोगों को अभी जागरूकता उतना नहीं हो पाया है ग्रामीण तबकों में या ऐसी जगहों पे जो है जहाँ गरीबी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब हम इसके उपाय को जान लेते हैं। ठीक है, उपाय में दोस्तों आप लिखेंगे, मतलब जनसंख्या वृद्धि के लिए जो है को रोकने के लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। तो उपाय में आप लिख देंगे बाल विवाह एवं बहुविवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाकर। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या है, लड़की की 20 वर्ष तथा लड़के की 25 वर्ष की आयु में जो है विवाह आयु निर्धारित करके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, अधिक बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता को हतोत्साहित करके। उसके बाद दोस्तों क्या है, पुरुष एवं महिला नसबंदी करा के। जैसे आपने देखा होगा, आपने एक चीज़ सुना होगा कि इंदिरा गांधी जी के समय में जो है पुरुष नसबंदी भी कराई जाती थी। ठीक है, ऐसा चला था, तो खैर ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाए, लेकिन दोस्तों ये अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं क्या है, निरोध का प्रयोग करने से। ठीक है, और उसके बाद है गर्भ निरोधक दवाओं के इस्तेमाल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए आपके अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, रक्तदान से क्या लाभ हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हम देखते हैं अधिकतर सारे जो है प्रश्न पत्रों में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस पर फोकस करें। क्या है, रक्तदान क्या है, तो आप इसके आंसर में लिखेंगे, क्योंकि आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज में आप क्या लिखेंगे कि रक्तदान एक अमूल्य दान है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लिख देंगे कि रक्तदाता को गर्व महसूस होता है, यानी जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें अच्छा फील होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि रक्तदान द्वारा किसी का जीवन बचाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला आप पॉइंट लिख सकते हैं कि दाता और ग्राही में मधुर संबंध स्थापित होते हैं। ठीक है, यानी दोनों का आपसी जो है प्रेम बढ़ता है, और क्या है, समाज में भाईचारा की भावना विकसित होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के प्रति एनसीसी कैडेट्स की क्या भूमिका है। ठीक है, ये आपसे प्रायः 5 नंबर का पूछा जाता है, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि कुष्ठ रोग के प्रति एनसीसी कैडेट्स की भूमिका निम्न है। ठीक है, उसके बाद आप पॉइंट वाइज जो है लिखेंगे। पॉइंट वाइज में क्या लिखना है आपको, आप लिखेंगे कि रोगियों को उपचार हेतु शिक्षित व प्रेरित करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, रोगियों को। उसके बाद क्या है, कुष्ठ रोग जागृति कूच संगठित करना चाहिए। ठीक है, यानी कोई ऐसा मंच तैयार करना चाहिए जिसके द्वारा जो है वहाँ से लोगों को जा करके जागरूक करना चाहिए। उसके बाद क्या है, घर घर जाकर
कुष्ठ रोगियों को खोज निकालने का अभियान चलाना चाहिए, ठीक है। यानी कि लोगों को जो है घर घर जा करके अगर पता चले कि हाँ यहाँ कुष्ठ रोगी हैं तो उनको जो है पता करके एक जगह जो है उनको बताना चाहिए, उनको निकाल करके एक कहीं अलग रखना चाहिए, क्योंकि क्या है कि वो फैलने का डर रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुष्ठ रोग निवारण में लगे संगठनों के साथ मिल करके काम करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास का क्या आशय है, ठीक है। क्योंकि जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है कि सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है क्या, सामुदायिक विकास, ठीक है। तो इसमें जो है आपसे पूछा जाएगा जैसे कि सामुदायिक विकास का क्या आशय है या क्या तात्पर्य है, इसको इसकी विवेचना करें या इसको परिभाषित करें, ठीक है, इस टाइप का। तो आप उसमें लिखेंगे कि स्वयं जनता के प्रयत्नों द्वारा, किसके प्रयत्नों द्वारा, जनता के प्रयत्नों द्वारा, ठीक है। स्वयं जनता के प्रयत्नों द्वारा ग्राम्य जीवन का सामाजिक व आर्थिक रूपांतरण करने का प्रयास ही सामुदायिक विकास कहलाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जनता के द्वारा जो है ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण जो इलाके हैं, उनमें क्या कैसा विकास होना चाहिए, कैसा रूपांतरण होना चाहिए, तो भाई सामाजिक और आर्थिक रूपांतरण जो करने का जो प्रयास किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सामुदायिक विकास कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख समस्याएं लिखें, ठीक है। यानी भारत में कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं उसके बारे में जो है आपको बताना है। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे जैसे कि भारत में जो है भारतीय समाज की जो है प्रमुख समस्याएं निम्न हैं। तो उनमें आप लिख देंगे नंबर 1 पर्यावरण। पर्यावरण क्यों दोस्तों, जैसे पर्यावरण अभी देखो आप इसी टाइम अभी देख सकते हैं कि जैसे दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए कम उपाय करना चाहिए, ठीक है। तो भारत में जो है कौन सी समस्या है, भारतीय समाज की जो प्रमुख समस्याओं में क्या है, पर्यावरण है, ठीक है। उसके बाद और क्या है, अशिक्षा है, ठीक है, यानी शिक्षा का स्तर ऊंचा करना चाहिए। और क्या है, बाल श्रम, छोटे छोटे बच्चों को जो है बच्चों से जो है काम कराया जाता है, कहीं कहीं आप देखते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या है, बाल विवाह, कम उम्र में ही शादी कर देना। उसके बाद कुपोषण, बाढ़, सूखा इत्यादि बहुत सारी जो है समस्याएं हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आपके अगले, आप अगर इतना लिख देते हैं तो मैं कहता हूं कि आपको जो है 10 नंबर में से नहीं कुछ तो 5-6 नंबर तो आपको मिल ही जाने। उसके बाद आप एक पॉइंट और भी इंक्लूड कर सकते हैं, वो है स्वच्छ जल व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव। जैसे कि अभी क्या है कि भारतीय समाज में ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना बनी हुई है, ठीक है, किसको, अच्छे मतलब अच्छे पानी को लेकर के, स्वच्छ जल को लेकर के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में भी पूछा गया था, ये 15 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये सी के पेपर और बी के दोनों में पूछा गया है, ठीक है। तो आप इस पर बहुत ज़्यादा मतलब इसको ध्यान से पढ़ें, ठीक है। चलिए, समाज की भलाई के लिए युवा शक्ति का योगदान, ठीक है, कि मतलब एक यूथ के द्वारा कैसे समाज की भलाई हो सकती है, ठीक है, या एक यूथ समाज के लिए क्या क्या कार्य करता है, उन सभी चीज़ों के लिए आज अब हम जो है इसमें जानेंगे। तो ऐसा अगर पूछ लेता है आपसे तो इसके आंसर में आपको लिखना होगा कि समाज की भलाई के लिए युवा शक्ति का के योगदान निम्न है, ठीक है। उनमें पॉइंट वाइज आप लिखेंगे क्या, शिक्षा व साक्षरता के प्रसार द्वारा। दूसरा आप लिख देंगे सामुदायिक सेवा में भाग लेकर। फिर आप लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण व सुधार के लिए कार्य द्वारा। फिर आप लिख देंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए कार्य करके। फिर आप लिख देंगे नेतृत्व गुणों के विकास एवं प्रयोग द्वारा। फिर आप अगला पॉइंट लिख देंगे नैतिकता पर आधारित गुणों के विकास द्वारा, ठीक है दोस्तों। चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीसी कैडेट्स किन किन सामाजिक सेवाओं में भाग लेते हैं, ठीक है। एनसीसी कैडेट्स किन किन सामाजिक सेवाओं में भाग लेते हैं, तो इसके आंसर में दोस्तों आपको लिखना होगा प्रौढ़ शिक्षा अभियान, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा अभियान, वृक्षारोपण अभियान, जैसा कि आपने भी किया होगा वृक्षारोपण अभियान, ठीक, क्योंकि इसमें आप पार्टिसिपेट जरूर किए होंगे, मुझे लगता है, जहाँ तक अगर एनसीसी में आप एनसीसी के कैडेट्स हैं तो आप जरूर किए होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, रक्तदान, ठीक, नेत्रदान, दहेज विरोधी कार्यक्रम, नशा विरोधी कार्यक्रम, पोलियो अभियान, और जो है ट्रैफिक कंट्रोल, पर्यावरण कार्यक्रम, बाढ़, भूकंप आदि आपदाओं के समय जो है राहत कार्य, ये सभी चीज़, ठीक है। ये सभी चीज़ किनके द्वारा किए जाते हैं, एनसीसी कैडेट्स के द्वारा जो है सामाजिक सेवाओं में भाग यही लेते हैं, ठीक है, ये सारे कार्य करके, ठीक। चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों कभी कभी जो है खाली स्थान में भी आपसे भरने के लिए पूछ लेता है
कि इनके फुल फॉर्म बताओ या ऐसा कुछ, ठीक है। जबकि इस चैप्टर से भी ऐसा कुछ पूछा जा सकता है, तो इनको भी आपको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए एक बार। क्या है, गैर सरकारी संगठनों के प्रकार एवं उनके नाम लिखें। तो आप आंसर में लिख देंगे कि गैर सरकारी संगठन जो है निम्न प्रकार के होते हैं। तो वो कौन होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से, INGO, ठीक है, उसमें आप लिख देंगे INGO, ठीक। जिसका मतलब उसमें आप अगर विस्तार पूर्वक लिखें तो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। फिर BINGO, ठीक, इसमें आप लिख देंगे व्यापार उन्मुख अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। फिर RINGO, उसमें क्या है, धार्मिक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, ठीक। फिर है पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठन। तो ये चारों क्या हैं, गैर सरकारी संगठन है, जो कि प्रमुख गैर सरकारी संगठन प्रमुख हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आपसे अगला यह भी पूछा जा सकता है जैसे खाली स्थान भरने के लिए कि गैर सरकारी भारतीय संगठनों के नाम, यानी भारत में कौन से गैर सरकारी संगठन जो प्रमुख हैं उनका नाम जो है आप बताइए, ठीक है। तो आप उनके नाम में मान लीजिए पूछ लिया आपसे कि भारतीय गैर सरकारी संगठन में 5 के नाम बताओ, या ऐसा कुछ आपसे पूछा जा सकता है। तो इनमें आप लिख देंगे हेल्प एज इंडिया, ठीक है, हेल्प एज इंडिया लिख देंगे। CRY लिख देंगे जिसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। नन्ही कली लिख देंगे जिसका मुख्यालय मुंबई में है। स्माइल फाउंडेशन लिख देंगे। सरगम संस्था जो है लखनऊ में है, इसको आप लिख सकते हैं। और गूंज लिमिटेड नई दिल्ली में है, इसको आप लिख सकते हैं। सम्मान फाउंडेशन है, गिव इंडिया मुंबई में है। फिर लिप्रा सोसाइटी है सिकंदराबाद में, ठीक, और प्रथम जो है वो मुंबई में है, ठीक है। ये सारे जो है क्या हैं, ये सारे गैर सरकारी भारतीय संगठन है, ठीक है। चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृक्षारोपण क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है, या वृक्षों से हमें क्या फ़ायदा होता है। 10 नंबर का है दोस्तों पूरा, तो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है, जैसे इसमें पॉइंट वाइज आप लिख दीजिए कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है। और क्या है, कटाव को रोकने के लिए वृक्षारोपण किया जाता है, यानी मृदा के कटाव को रोकने के लिए, ठीक है। और क्या है, ऑक्सीजन के लिए, भाई अगर वृक्ष रहेंगे तो ऑक्सीजन हमें अच्छा मिलेगा, और ऑक्सीजन मिलेगा तो हमें हमारा जीवन क्या है, अच्छे रूप से चलेगा, ठीक है। तो इसमें जो है वृक्षारोपण का क्या है, बहुत महत्व है। और क्या है, इसके बारे में आप इसके फ़ायदे भी आप लिख सकते हैं। फ़ायदे में क्या क्या होते हैं, जैसे हमें शुद्ध वायु और ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है, शुद्ध वायु और ऑक्सीजन मिल जाता है। वर्षा अधिक होती है वृक्षों के रहने से। मिट्टी का बहाव जो है वो कम होता है। उसके साथ साथ ही वृक्षों के रहने से क्या होता है, हमें फल भी मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है इनमें लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक सेवा के अंतर्गत NCC कैडेटों की सेवाओं का उल्लेख करें, ठीक है। ये 15 नंबर का पूछा गया है दोस्तों। कितना, 15 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, ऐसे पॉइंट वाइज आप लिखना, जबकि इसमें एक में मिला करके ऐसे लिखा है, लिखा तो ये भी पॉइंट वाइज है, लेकिन आप जो है सीरियल वाइज में लिखना, ठीक है। क्या लिखना कि जनता पर आपत्ति आने की पर सहायता करना। दूसरा क्या है, वृक्षारोपण करना, ठीक है। और पोलियो ड्रॉप पिलाना, ठीक। इन सारी चीज़ों को आप ऐसे पॉइंट वाइज में लिख देंगे। और क्या है, सफाई अभियान में मदद करना। फिर ट्रैफिक कंट्रोल में मदद करना। और एड्स और दहेज प्रथा के विरुद्ध जनता को क्या करना चाहिए, जागरूक करना। और निस्वार्थ भावना से सामाजिक सेवा करना, रक्तदान करना, मरीजों की देखभाल करना, साक्षरता का अभियान चलाना, ये सारे, ठीक है, ये सभी क्या हैं, प्रमुख हैं, ठीक ना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं, या इसका उद्देश्य क्या है। जैसे दोस्तों आपको अभी जो है बताया था कि सामुदायिक विकास क्या है, या ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, ये भी 10 नंबर का पूछा गया था, तो इसके लिखने का तरीका एक और भी है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अस्पताल और स्कूल को बनवाना, ठीक है, अस्पताल और स्कूल बनवाना। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, नए सड़क का निर्माण करना। फिर आप लिख सकते हैं बस स्टैंड बनवाना। उसके बाद आप लिख सकते हैं पानी की ज़रूरतों को पूरा करना, यातायात और दूरसंचार के साधन उपलब्ध करवाना, आपसी तालमेल बनाने के लिए कोई खेल का आयोजन करना, बिजली और डाक सेवा उपलब्ध किया जाना, ठीक है। इसके उद्देश्य में भी जो है क्या हम इसके उद्देश्य में क्या लिख सकते हैं, इसके उद्देश्य में लिख सकते हैं कि मनुष्य के जीवन की उन्नति और भाईचारा को जो है बढ़ाना, ठीक है दोस्तों। चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, मनरेगा क्या है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसमें लिखेंगे इसके आंसर में कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है दोस्तों। कौन सा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण, सॉरी दोस्तों,
चलिए, तो है क्या, आप लिखेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजी रोटी में सुधार एवं घर की सुरक्षा हेतु कार्य करती है। किसके लिए? रोजी रोटी में सुधार और घर की सुरक्षा के लिए। ठीक है, यह अधिनियम सभी घरों के कुशल श्रमिक स्वयंसेवक की कम से कम एक वर्ष में कितने दिन की? 100 दिन के रोजगार प्रदान करने की गारंटी देती है। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, चलिए आपके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कौशल भारत की विशेषताएं क्या हैं? ठीक है, 10 नंबर का है टोटल। क्या लिखेंगे आप? तो आप इसमें लिख देंगे कौशल भारत की विशेषताएं निम्न हैं। तो इसमें आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे रोजगार प्राप्ति एवं उद्यम सुधार हेतु नौजवान को कौशल बनाने की प्रमुखता, यानी उनको कुशलता प्रदान करने की प्रमुखता। ठीक है, उसके बाद क्या है, सभी परंपरागत व्यवसाय जैसे बढ़ई, मोची, वेल्डर, लोहार, राजमिस्त्री, नर्स, दर्जी, बुनकर आदि के लिए प्रशिक्षण, समर्थन एवं मार्गदर्शन प्रदान करना। ठीक है, अगला टॉपिक आप लिख देंगे नए क्षेत्र में जो है क्या, ज़्यादा बढ़ावा देना, जैसे अचल संपत्ति का निर्माण, यातायात, कपड़ा उद्योग, गहने की कढ़ाई, बैंकिंग, पर्यटन और दूसरा क्षेत्र जहां कौशल विकास पर्याप्त नहीं हो, उन सभी क्षेत्रों में। ठीक है, उसके बाद जो है आप अगला पॉइंट आपका है विशिष्ट उम्र समूह के लिए भाषा एवं संचार कौशल, जीवन एवं सकारात्मक सोच कौशल, व्यक्तित्व विकास कौशल, प्रबंध कौशल, व्यवहारिकता कौशल, नौकरी एवं रोजगार कौशल की शुरुआत करके। ठीक है, उसके बाद आप अगला पॉइंट लिख देंगे कि कौशल भारत की कार्य प्रणाली और भी अभिनवात्मक होगा। ठीक है, कैसे? जैसे कि इसमें खेलकूद, समूह चर्चा, विचार मंथन इत्यादि जो है ये सारी चीज़ों को करने से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, HIV अथवा एड्स कैसे फैलता है? इससे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? आपसे ये 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है। तो इसमें आप लिखेंगे कि HIV या एड्स फैलने के जो है क्या है तरीके निम्न है। तो उनमें क्या लिख देंगे? जैसे उनमें आप लिख देंगे मैथुन या संभोग। तो इसमें क्या लिखेंगे पॉइंट वाइज? जैसे वैश्याओं के द्वारा, और बिना सुरक्षित ढंग से अपनाए अनेक स्त्रियों के साथ यौन संबंध के द्वारा, या एक ही लिंग से संबंधों द्वारा, यानी समलैंगिक संबंधों द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जैसे रक्त संबंध से, रक्त में क्या लिख देंगे? जैसे संक्रमित रक्त को चढ़ाने से, यानी कि अगर किसी का रक्त जो है संक्रमित है, फिर वही ब्लड डोनेट कर रहा है, तो कोई बिना टेस्ट कराए अगर जो है अपने चढ़वा लेता है, तो फिर क्या होगा, वो अगला बंदा भी जो है संक्रमित हो जाएगा। उसके बाद क्या है, प्रदूषण युक्त सुइयों के प्रयोग से, जैसे मान लो इंजेक्शन किसी संक्रमित व्यक्ति को लगाया गया, फिर उसी इंजेक्शन से किसी और को जो है अगर इंजेक्ट किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, उससे भी वह भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। इसके बाद क्या है, आप उसके बाद लिख सकते हैं माता के गर्भ द्वारा संक्रमित। जैसे क्या है कि संक्रमित माता द्वारा जो है नवजात शिशु को एड्स प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लो कोई HIV से संक्रमित जो है महिला हो, ठीक है, तो वो अगर शिशु को जन्म देती है, तो उससे क्या होता है कि वह जो बच्चा पैदा होता है, तो वो उस टाइम से ही क्या होता है, HIV से संक्रमित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद आप इसके उपाय जो है लिख देंगे। उपाय में क्या लिखेंगे? जैसे लिख देंगे एड्स से बचाव के उपाय निम्न है। ठीक है, तो उनमें क्या लिखेंगे, वेश्याओं, एक से अधिक स्त्री व जो है समलैंगिक मैथुन से बचना चाहिए। उसके बाद क्या है, संभोग के समय कॉन्डोम का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आप लिख देंगे तीसरा पॉइंट, प्रदूषित या इस्तेमाल हो चुकी सुइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर आपको लिखना चाहिए एड्स से पीड़ित माँ को गर्भवती ना होने दें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो जो है अगर बच्चा जो है उसका जन्म लेगा, तो वह भी क्या हो जाएगा, संक्रमित होगा। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं रक्त चढ़ाने के पहले रक्त का परीक्षण आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद समय समय पर अपने रक्त का परीक्षण करवाते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था जैसे भारत के ग्रामीण क्षेत्र विकास और उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही किन्हीं 5 कार्य योजनाओं के नाम लिखें। ठीक है, तो आप दोस्तों इसमें लिख देंगे कि सरकार द्वारा चलाई जा रही 5 कार्य योजनाएं निम्न हैं। उसके बाद आप पॉइंट वाइज ऐसे लिख देंगे। क्या लिखना है इनमें आप लिख देंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना के तहत क्या हो रहा है, गाँव की सड़कें भी डेवलप हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप लिख देंगे कौशल विकास योजना। ठीक है,
फिर आप लिख सकते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। फिर महिला सशक्तिकरण योजना। फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक। फिर अगला पॉइंट आप लिख देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना। उसके बाद आप लिख सकते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी चीज़ें, ठीक। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, एक कदम स्वच्छता की ओर जैसा उसका वो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सरकार द्वारा इस समय चलाई जा रही योजनाएं हैं, जिनमें से यहाँ 5 लिखा है तो आप 5 लिख देंगे, ठीक है। जितने पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं आप लिख देंगे, 2 एक ज़्यादा लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका ये चैप्टर यहीं पे जो है समाप्त होता है। और मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में जो है ये काफ़ी अच्छा साबित होगा, ठीक है। और इसके बाद हम आपसे कहते हैं कि आप इस वीडियो को जो है अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें। और एक बात और, आप तो दोस्तों अपने लिए तो खुद कर ही रहे हैं, उसके साथ अपने दोस्तों के लिए, ठीक है, इसको शेयर ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए, और अगर चैनल अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ मतलब मेरे एग्ज़ाम से संबंधित इस चैनल से बहुत मुझे फ़ायदे होने वाले हैं, या मतलब ये अच्छा खासा मेरे एग्ज़ाम के लिए होगा, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा लें। क्योंकि बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर लेते हैं तो जैसे मैं अपना जो है अगला वीडियो बना रहा हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुँच जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।